बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि अगर आपने अपनी डेटा कलेक्शन कंप्लीट कर ली है और अब आप कंफ्यूज हैं कि आप एनालिसिस को या एसपीएसएस को कहाँ से स्टार्ट करें, एनालिसिस किस तरह से होंगे, तो उस पर आपको स्टेप वाइज मैं अभी गाइड भी कर दूँगी और हर एक स्टेप को आपने प्रैक्टिकली करना किस तरह से है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगी। आप वन बाय वन जिस तरह डेटा एंट्री करिए, स्प्रेडशीट कैसे बनानी, तो प्रैक्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या वैसे यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, उधर आपको मिल जाएगा। इधर मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले क्या है, डेटा एंट्री। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि मैं साइकोलॉजी की फील्ड से हूँ, तो हर फील्ड का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट अगर आप किसी भी फील्ड से हैं और आप सर्वे रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हैं और आपने क्वेश्चनायर्स फिल करवा ली हैं, तो और आपके पास क्वेश्चनायर्स की फॉर्म में डेटा आ चुका है और अब आप एसपीएसएस पर अपना आगे एनालिसिस कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्प्रेडशीट बनाएंगे। स्प्रेडशीट किस तरह से बनाने हैं ओबियसली मैं आपको गाइड करूँगी, बट अभी सिर्फ आप ये स्टेप्स समझ लें। स्प्रेडशीट बनाएंगे, स्प्रेडशीट बनाकर उसमें डेटा एंट्री कर देंगे। डेटा एंट्री एक दफ़ा हो गई, उसके बाद नेक्स्ट है डेटा क्लीनिंग। जब आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गलती से कहीं पर आपने 3 लिखना है तो आपसे 34 लिखा जाए, या आपने 5 लिखना है, नेक्स्ट रो में आपने 6 लिखना था तो आपसे वो एक ही रो में 56 लिखा जाए। इससे होता यह है कि आपकी रिलायबिलिटीज़ सॉरी इससे होता यह है कि आपकी रिलायबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाती है, बहुत उन पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है। कोरिलेशंस भी और फर्दर जो एनालिसिस है उनमें इशू होता है। तो इसलिए क्या है कि आप फ्रीक्वेंसीज़ निकाल कर डेटा क्लीनिंग कर लेते हैं और आपको फिर पता चल जाता है कि क्या इशू है, आप उसे फिर ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट में डेटा क्लीनिंग के थ्रू ही आपको पता चल जाता है कि आपकी मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं। मिसिंग वैल्यूज़ अगर अव्वल तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स में मानना है वो ये है कि एक फॉर्म के अंदर अगर 20% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हम उसे फॉलो ही नहीं करें, उसे ऐड ही नहीं करेंगे, उसे पहले ही एक्सक्लूड कर देंगे। अलबत्ता अगर 20% से कम मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उसे आप स्टैटिस्टिकली किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, वो हम हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ के अंदर आएगा। पहले आप मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट कर लें, उसके बाद फिर फर्दर जो प्रोसीजर है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर क्या है कि अगेन अगर आप सर्वे रिसर्च डिज़ाइन पर हैं तो आपने जो क्वेश्चनायर्स यूज़ किए हैं आप उनके ऊपर कुछ एनालिसिस रन करते हैं, जिसके अंदर रिलायबिलिटीज़ आ जाती है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस है। मैं साथ ही एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक टेबल मेरे पास बना हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। और जो आपने क्वेश्चनायर यूज़ किए हैं उनकी आप पोटेंशियल और एक्चुअल रेंज भी देखते हो। इन सारी चीज़ों से आपको पता चल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें अल्फ़ा, ये जो रिलायबिलिटीज़ हैं, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका ठीक है जो क्वेश्चनायर आप यूज़ कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा स्क्यूड है तब भी वो प्रॉब्लमेटिक है। पोटेंशियल और एक्चुअल रेंज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो सबसे पहले आप अपना डिस्क्रिप्टिव वो अपने क्वेश्चनायर्स पर कर लेते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने कोई क्वेश्चनायर खुद से डेवलप किया होता है, तो अगर आपने क्वेश्चनायर खुद से डेवलप किया है तो फिर आप इसी स्टेप में फर्दर क्या करते हैं कि अपने स्केल के ऊपर EFA कर लेते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस जिसे कहा जाता है। अलबत्ता अगर आप ऐसा स्केल, ऐसी क्वेश्चनायर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले यूज़ हुए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस पर EFA नहीं करेंगे। EFA हम सिर्फ तब करते हैं जब हम खुद स्केल डेवलप कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली। मगर जब हम किसी और कल्चर में, बिल्कुल वेस्ट में स्केल है, आप उसे इंडिया में, पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस पर CFA कर लेंगे, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। इससे हमें पता चल जाता है कि जो फैक्टर्स बाहर की कंट्री में वेस्ट पर किसी और सैंपल पर आए हैं वो क्या वाकई हमारे वाले सैंपल पर भी आ रहे हैं या नहीं। तो वो EFA और CFA वो उन पर भी लेटर ऑन इन डेप्थ वीडियोस बना लेंगे। तो ये सारी क्या है, ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव हो गए हैं, EFA CFA, ये आपकी जो आपने क्वेश्चनायर्स यूज़ किए हैं ना, अभी आप उन्हें चेक कर रहे हो कि क्या वाकई वो ठीक हैं भी या नहीं। क्योंकि हमने फर्दर जो एनालिसिस हैं उनकी तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले एक दफ़ा हमें कंफर्म हो जाए। क्योंकि हमारे पास जो डेटा आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है क्वेश्चनायर्स की फॉर्म में। क्वेश्चनायर अगर ही ठीक नहीं होगा या वो जो हम चाह रहे हैं मेजर करें वो मेजर ही नहीं कर रहा, तो फिर फर्दर एनालिसिस की तरफ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं नज़र आती। अगर आपके प्रीवियस जो हैं वो सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए हैं, नेक्स्ट में क्या है, अब आप करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर डिफरेंस भी देख लेते हैं।
पहले आप कोरिलेशन करेंगे। कोरिलेशन हमें बताती है दो वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम दो वेरिएबल्स यहाँ पर लें, ए और बी, तो कोरिलेशन क्या करेगी, हमें ये बता देगी कि अगर ए और बी के दरमियान एक रिलेशनशिप है। कोरिलेशन हमें सिर्फ यहाँ तक बताएगी, और वो क्या हमें रिलेशन किस तरह से बताएगी कोरिलेशन कि अगर ए इंक्रीज़ हो रहा है तो बी भी डिक्रीज़ हो रहा है, डैट मीन्स कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ए इंक्रीज़ हो रहा है और बी डिक्रीज़ हो रहा है, डैट मीन्स कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस तरह बी डिक्रीज़ हो रहा है, ए इंक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, अब कोरिलेशन क्या सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं। इसमें इशू कोरिलेशन में ये है कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि ए बी को कॉज कर रहा है या बी ए को कॉज कर रहा है। हम तो कंफ्यूज हैं। ये तो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक इंक्रीज़ हो रहा है दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब आपके पास कोरिलेशन सिग्निफिकेंट आ जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। फिर फर्दर हम करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन में हमें ये चीज़ पता होती है कि ए बी को कॉज कर रहा है या बी ए को कॉज कर रहा है। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो है ही है। रिग्रेशन को रन करने के लिए ये चीज़ कंपलसरी है कि आपका कोरिलेशन उन वेरिएबल्स के दरमियान सिग्निफिकेंट आना चाहिए। अगर कोरिलेशन ही सिग्निफिकेंट नहीं आता तो ये जो फर्दर एनालिसिस हैं इनकी कोई लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि बेसिकली रिग्रेशन कोरिलेशन की एक्सटेंशन है। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान लिंक ही नहीं है तो हम ये अजम्पशन कैसे बना सकते हैं कि इनमें से ए बी को कॉज करें या बी ए को कॉज करें। तो इन चीज़ों का यही चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। तो उसके बाद आपने फिर रिग्रेशन में आपको ये पता होगा ए बी को कॉज कर रहे हैं या बी ए को कॉज कर रहे हैं, प्रिडिक्टेड आउटकम, या फिर अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हमें पता होगा आई वी कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डी वी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। इससे नॉर्मली जो बी एस तक के आपकी स्टडीज़ होती हैं उनमें कोरिलेशन रिग्रेशन तक ही एनालिसिस होते हैं, मगर जो एम फिल पी एच डी वगैरह हायर जो आगे स्टडीज़ हैं उनमें समटाइम हम मीडिएशन और मॉडरेशन एनालिसिस भी करते हैं। इन पर भी मैंने अलहदा से वीडियोस कुछ बना दी हैं, कुछ फर्दर जो हैं चाहिए होंगी वो भी मैं फ़वक्तन फ़वक्तन बना दूँगी। तो बेसिक जो हैं एनालिसिस या जो बेसिक ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। हर एक नए नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए ये लाजमी है कि आप प्रीवियस पर कुछ ना कुछ एक फाइंडिंग लेकर ही, अगर आप डिस्क्रिप्टिव में आपको पता चलता है कि आपके स्केल की रिलायबिलिटी ही ठीक नहीं है, 0.2 बिलफर्ज एक स्केल की रिलायबिलिटी आ रही है, तो डैट इंडिकेट कि वो स्केल यूज़ करने के काबिल ही नहीं है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। तो अगर वो कंसिस्टेंट ही नहीं है तो यानी कि हम फर्दर स्टेप पर नहीं जा सकते। तो ये चीज़, ये सारे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन बताने का मकसद ये था कि आप पहले इसकी लॉजिक समझें कि ये है क्या बेसिकली। इन्हें इनकी हायरार्की एक दफ़ा आपके जहन में होगी, आपका इवन वाइवा है या आप एनालिसिस रन कर रहे हैं तो आई होप आपको भूलेगा नहीं अगर आप इनकी लॉजिक समझ लेते हैं वन बाय वन। तो आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी फर्दर एक एक स्टेप पर अलहदा से वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू।